नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में आईसीटी सूचना तकनीकी के संपूर्ण टॉपिक्स को इन वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक से चाहिए। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। मार्क फेस्ट नामक कंप्यूटर दरअसल था। तो जो ये मार्क फेस्ट नामक कंप्यूटर था ना, ये है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। क्या था ये मार्क फेस्ट? तो ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। मार्क फेस्ट कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो जो ये मार्क फेस्ट कंप्यूटर था ना, इसका आविष्कार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था मार्क फेस्ट कंप्यूटर का आविष्कार? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान समय में काफ़ी चर्चित है। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली ने किया? तो वो था एनक। कौन सा था? एनक। एनक का आविष्कार किया था जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने। तो याद रखना, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो एनक था। एनक जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। क्या है एनक का? एनक जो प्रथम कंप्यूटर है ना, एनक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसका पूर्ण रूप है। एनक का मुख्य पुर्जा था तो वह था वाल्व। एनक कंप्यूटर का पूर्ण विकास हुआ था 1946 के अंदर। 1946 के अंदर एनक कंप्यूटर का पूर्ण विकास हो गया था। एनक कंप्यूटर निर्माण में जिस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो वह था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। इसने एनक कंप्यूटर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था जिसका निर्माण जीएसी द्वारा किया गया था? वो था एनविक। कौन सा था? यूनिवेक। यूनिवेक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया था। यह है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। कौन सा था? यूनिवेक। यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप है, तो जो यूनिवेक कंप्यूटर है उसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण अर्थात डाटा स्टोरेज उपलब्ध था तो वो था एडसेक। कौन सा था? एडसेक। जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी या एडा आगस्ताने, ये किसके आविष्कार में भूमिका निभाई? तो बाइनरी प्रणाली में। इन्होंने बाइनरी प्रणाली में क्या आविष्कार में भूमिका निभाई थी? किन्होंने? लेडी एडा आगस्ताने ने। ये विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा आगस्ताने थी। इन्होंने बाइनरी प्रणाली के आविष्कार में भूमिका निभाई थी। आगे, दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवलेस को। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। तो एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, क्या आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है तो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है एलन मैथिसन ट्यूरिंग को। एलन मैथिसन ट्यूरिंग को सैद्धांतिक विज्ञान कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का विकास क्रम है, उसे 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण है तो वह है एनक। एनक पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल होता था तो वैक्यूम ट्यूब है। जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसकी जगह पहले वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। तो कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन है, जो प्रथम पीढ़ी है ना,
उससे संबंधित कथन ये है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जा गया था। तो याद रखना, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर किया गया था? तो आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर किया गया था। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। जो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था यह भी प्रथम पीढ़ी के अंदर ही किया गया था। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आपको याद रखना है, जो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था वह पंच कार्ड का भी प्रयोग प्रथम पीढ़ी के अंदर ही किया गया था। और जो प्रथम पीढ़ी थी इसके अंदर सभी कार्य किए गए थे मशीनी भाषा का प्रयोग हो जाता था। जो भी कार्य होता था वह उसमें मशीनी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। आगे, क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेंस एंड स्टडीज इन स्कूल्स जिस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था वह था NCERT। अंक गणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है ALU। ALU में अंक गणितीय व तार्किक दोनों कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। तो कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए व अध्यापकों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक होता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर हर जगह उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड सबसे लंबी कुंजी है। तो कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है स्पेस बार। MS वर्ड में, तो जो MS वर्ड होता है उसमें ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है MS वर्ड में, और MS वर्ड में पेज नंबरिंग भी की जा सकती है। संप्रेषण की प्रकृति है। तो संप्रेषण की प्रकृति होती है सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रकृति है तो सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है। तो श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण और पर्याप्त सूचनाएं। ICT से हास्य है। तो ICT से हास्य है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ICT से हास्य क्या है? तो ICT से हास्य है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ICT का उपयोग किया जाता है। जो ICT है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इसका उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में। किसमें किया जाता है? तो प्रदत्त विश्लेषण में ICT का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। तो शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में व प्रबंध उपकरण के रूप में शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिक से है, तो वह शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और हार्डवेयर उपागम। संप्रेषण का कार्य है। तो संप्रेषण का क्या कार्य है? संप्रेषण का कार्य है अभिप्रेरणा, सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। यह संप्रेषण का कार्य हो सकता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। तो याद रखना, महत्वपूर्ण है थोड़ा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है वह कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। वाईफाई से तात्पर्य है वेब फैक्ट्री। सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी है, तो सूचना संप्रेषण तकनीकी है विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाती है, ये वह विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है सूचना संप्रेषण तकनीकी। उसके अलावा यह उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। किसका प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। तो जो फायरवॉल है, जो फायरवॉल है इसका प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है। तो जो DVD है, DVD ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, याद रखना DVD। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य है। तो शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री का आधिकारिक संचार करना व वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा में भली भांति प्रतिस्थापित करना। उसके अलावा डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता है। तो शिक्षा के अंदर सूचना संप्रेषण तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षा की मांग की पूर्ति होती है। इससे विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु करने हेतु व अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य है। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं? तो याद रखना, कंप्यूटर के मुख्य कार्य होते हैं प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन व प्रदत्त प्रोसेसिंग। यह कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण है। तो कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण है समस्या की सूची तैयार बनाना, समस्या को
चरणबद्ध करना व रेखा चित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना। आगे, श्रव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है, तो वह है टेलीविजन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य है, तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य है सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। क्या है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य? तो याद रखना, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य है सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। शैक्षणिक तकनीकी में यदा सामान्यता देता है, तो शैक्षणिक तकनीक में यदा अर्थात इनपुट कौन देता है? तो शिक्षक शैक्षणिक तकनीक में इनपुट देता है। कंप्यूटर के कक्षा कक्ष उपयोगी है, तो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन के लिए, प्रदत्त विश्लेषण एवं संगणक के लिए। उसके अलावा कंप्यूटर अनुरूपीकरण प्रयोग के लिए कंप्यूटर के कक्षा कक्ष का उपयोग है। कंप्यूटर की जिस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है, तो वह है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई कंप्यूटर की इकाई, ये ऐसी इकाई है जिसमें जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है ना, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया कहलाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है कंप्यूटर सह अधिगम। याद रखना, कोई विद्यार्थी है एक ऐसे कंप्यूटर के साथ वो अंतःक्रिया करता है जो स्वयं अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है। क्या? जो स्वयं अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया कंप्यूटर सह अधिगम कहलाती है। क्या कहलाएगी ये? तो यह प्रक्रिया कहलाएगी कंप्यूटर सह अधिगम। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक है, तो जो सॉफ्टवेयर तकनीकी है इसके प्रतिपादक है BF स्किनर। याद रखना, सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? BF स्किनर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुएस्ट के माध्यम से सीखना, यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मोडेम और टेलीफोन लाइन। क्या क्या होना चाहिए? ईमेल भेजने के लिए मोडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता होना चाहिए। डाटा का उदाहरण है, तो डाटा का उदाहरण है विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, ये डाटा के ही प्रकार है, अर्थात किसी के बारे में डाटा प्राप्त करना वो डाटा है। वैसे संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी थी एडगर डेल द्वारा। याद रखना, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी थी एडगर डेल ने। एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशात्मक सामग्री रहती है के बीच प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती है, इसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहते हैं। आगे, सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है, तो सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है प्रगति संगठनात्मक प्रतिमान। सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान तो प्रगति संगठनात्मक प्रतिमान। रैम से तात्पर्य है, तो रैम से तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम से तात्पर्य तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आए रोम, ROM, रोम आए तो उसका तात्पर्य रीड ओनली मेमोरी, और रैम का रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। URL है, तो URL क्या है? तो URL है वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता। क्या है URL? तो वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का ये पता है। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, तो सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कक्षा कक्षीय परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में। कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है, तो कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। लिंग्वा फोन उदाहरण है, तो लिंग्वा फोन यह श्रव्य सामग्री है। कैसी सामग्री है लिंग्वा फोन? यह श्रव्य सामग्री है। ICT से अभिप्राय है, ICT से अभिप्राय है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
क्या अभिप्राय है आईसीटी से? तो आईसीटी से अभिप्राय है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिक से है तो वह शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट कठोर उपागम। सॉफ्टवेयर का समूह है तो सॉफ्टवेयर का समूह है एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल। ये सॉफ्टवेयर के ही प्रकार है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज की संख्या होती है, अर्थात जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें कुंजियों की संख्या, कीज की संख्या होती है। तो जो कंप्यूटर है उसके अंदर टोटल 108 कुंजियाँ होती है। टोटल 108 कीज होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड में। हार्डवेयर उपागम का आधार है तो हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप है तो यूएसबी कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग होते हैं तो उस यूएसबी का पूरा रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है यूएसबी का पूरा रूप? तो यूएसबी का पूरा रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस है ना। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है तो मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है सीपीयू। यूएलयू का अर्थ है, एएलयू का अर्थ है तो एएलयू का अर्थ है अल्टरनेट लोल यूनिट। क्या है एएलयू का पूरा रूप? तो एएलयू का अर्थ है अल्टरनेट लोल यूनिट। डाटा पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करना है तो ये एएलयू है। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं तथा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है कहलाता है तो वह एएलयू कहलाता है। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान है तो मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान होता है रजिस्टर का। सीयू का पूरा नाम है तो सीयू किसका? सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है तो सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू करता है। डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना कहलाता है तो मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के भागों के नाम है तो कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के भागों के नाम है रैम और रोम। रैम और रोम। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम से तात्पर्य है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को किससे जाना जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम को कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम को कहा जाता है तो जो रैम है, रैम को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रोम का पूरा रूप क्या है? तो रोम का पूरा रूप है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं तथा इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता तो वो कहलाती है रोम मेमोरी। कौन सी? रोम। कौन सी मेमोरी सर्किटेयर का एक प्रकार है? कौन सी मेमोरी सर्किटेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के यूजीसी स्टार्टअप रूटीन के धारण करता है तो आरओएम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी सर्किटेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के यूजीसी स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ऐसा रोम जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं तथा जिन्हें कभी मिटाया नहीं जाता तो वो कहलाता है रीजनेबल प्रोग्रामेबल रोम। वास्तविक मेमोरी है तो वास्तविक मेमोरी है अति विस्तृत मुख्य और मेमोरी का भ्रम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से कौन सी मेमोरी में संग्रहित होता है? तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में, किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित होता है। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे अप विभाजित किया जाता है तो एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे उप विभाजित किया जाता है सेक्टर्स में। इसमें किया जाता है? सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है वह है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइवर। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइवर।
CPU से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है तो वह है डोस। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता होती है तो बैच प्रोसेसिंग में होती किसकी होती है बैच प्रोसेसिंग। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है तो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है टाइम शेयरिंग। तो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है टाइम शेयरिंग। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS द्वारा लोड किया जा रहा होता है तो वह रैम में लोड किया जा रहा होता है। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न भागों का रखरखाव करते हैं वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। किन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका बहुत समय में उपयोग नहीं होता है तो डिस्क क्लीनर्स उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका बहुत समय में उपयोग नहीं होता है तो कौन करता है उन्हें डिलीट तो डिस्क क्लीनर्स। एंटीवायरस उदाहरण है तो एंटीवायरस उदाहरण है सिस्टम यूटिलिटीज़ का। MS वर्ड उदाहरण है तो ये MS वर्ड टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण है। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। IT का अर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का क्या तात्पर्य है तो IT का अर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NMEICT का अर्थ है तो NMEICT का अर्थ है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह कहलाता है कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया है वह है एनालिटिक इंजन। कौन सा है एनालिटिक इंजन है वो। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है तो ENIAC मार्क फर्स्ट यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है तो कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है सिलिकॉन की। किसकी आवश्यकता होती है सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण है तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है माइक्रो प्रोसेसर है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग होता है तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। वे कंप्यूटर जो एक डेस्क पर अथवा एक ब्रीफकेस में भी रखे जा सकते हैं वह कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था तो Altair 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है तो वह है माइक्रो कंप्यूटर। URL में पैरामीटर का होना आवश्यक है तो URL में पैरामीटर का होना आवश्यक है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है तो इसमें दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। क्या होता है दूसरा भाग डोमेन नेम। डोमेनों में जिसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है तो वह COM अर्थात .com। डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर दर्शाता है ऑर्गेनाइजेशन को। डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर होते हैं ना COM यह ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं। कम्युनिकेशन की व्युत्पत्ति हुई तो कम्युनिकेशन की व्युत्पत्ति हुई थी कम्युनिश और कम्युनिकेयर के द्वारा। संचार मीडिया के कितने प्रकार होते हैं तो संचार मीडिया के 2 प्रकार होते हैं। याद रखना संचार मीडिया के 2 प्रकार होते हैं। कोएक्सियल केबल उदाहरण है तो कोएक्सियल केबल उदाहरण है गाइडेड का।
वह डिवाइस जो केबल के प्रयोग बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है तो वह है वायरलेस। मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है तो वह वायरलेस तथा एनगाइडेड। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीस्कोपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं तो कम्युनिटेरियन। नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है तो नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है तो वह संचार जाल कहलाता है इंटरनेट। टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है तो डायल अप टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। वाईफाई का पूरा नाम है तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है वाईफाई का पूरा नाम? तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है तो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है टीसीपी या आईपी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है आईटी सिक्योरिटी। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना कहलाता है तो फॉर्वर्डिंग। फाइलों को इंक्रिप्शन करने का मुख्य कारण है तो फाइल के संचरण को सुरक्षित रखना। जो शब्द वायरसों, फॉर्मर्स, ट्रांजर हॉर्स, अटैक, एप्लेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है वह है वायरस। अनैच्छिक प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं तो अनैच्छिक प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े स्क्रीन पर दिखाता है तो हैकिंग। कौन दिखाता है? हैकिंग एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े स्क्रीन पर दिखाता है। ये एक एंटीवायरस है तो एक एंटीवायरस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि है तो कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि है फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल प्रकार के हैं तो फायरवॉल दो प्रकार के हैं। फायरवॉल दो प्रकार के हैं, याद रखना। फायरवॉल दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के फायरवॉल? तो फायरवॉल दो प्रकार के हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।